डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट का पेपर फर्स्ट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में वाटर रिलेशन में ऑस्मोसिस क्रिया का या परासरण की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। परासरण क्या होता है, परासरण को हम कैसे प्रदर्शित उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे बताएंगे, या परासरण का क्या महत्व होता है। परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है। परासरण में भी विसरण होता है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है। इसमें जल अथवा विलायक अपनी हाई कंसंट्रेशन एरिया से निम्न कंसंट्रेशन एरिया में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विसरित होता है। यानी जल का या किसी भी विलायक का जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो उस एरिया उस तरफ जाएगा जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल का गमन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले एरिया में होता है। परासरण की खोज एबी नॉलेट ने की थी 1784 में। उसके बाद ड्यूट्रॉच ने 1827 में पादप अंगों के भीतर परासरण द्वारा जल के गमन में सहायक कौन से बल होते हैं उनका निर्देशन किया। फिर पेफर ने 1887 में ऑस्मोमीटर का विकास किया। परासरण की परिभाषा क्या है? परासरण कहते किसे हैं? जब एक विलयन और जल को किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, तो जल का विसरण उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर होने लगता है। उसे ही परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। और जिस दाब द्वारा विलायक कणों को विलयन में प्रवेश होने से रोका जाए, वो उसका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, परासरणीय सांद्रता जो अलग अलग विलयनों की, सब विलयनों की अलग अलग होती है, उसके बारे में हम बात करें तो जब दो सॉल्यूशन की तुलना की जाती है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। हो सकता है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी कम हो या अधिक हो या समान। उस आधार पर तीन तरह के हमारे पास हम सॉल्यूशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब उस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जिसमें उस सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन और पानी की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो थी दोनों तरफ एक सी हो, उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशंस की जो होती है उनमें वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो एक सी होती है। अब आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी सेल को ऐसे सॉल्वेंट में विलयन में रखा जाए जिसकी कंसंट्रेशन उस सेल से ज्यादा हो, तो हाइपरटोनिक हो गया। तो उस सेल के अंदर क्या होगा? उस सेल में तो पानी की परसेंटेज ज्यादा होगी, और क्योंकि बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उस पर डिफरेंट सॉल्वेंट्स बने हुए हैं, तो जल जो होगा वो मूव करेगा बाहर, अंदर से बाहर की ओर। ऐसी स्थिति में जो ऑस्मोसिस होगा वो परासरण तो क्रिया हुई, लेकिन जल अब कोशिका के अंदर से बाहर आ जाएगा। इस क्रिया को हम वही परासरण की क्रिया या एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। यानी सेल को अगर किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो सेल का पानी उसका बाहर निकल आएगा, वो कोशिका फ्लैक्सिड हो जाएगी, सुपड़ जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो एक्सोऑस्मोसिस होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन उस सेल के अपेक्षा उसमें जल की कंसंट्रेशन, मतलब उसकी वो जो है वो
लो कंसंट्रेशन वाला है और सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी जल जो होता है वो बाहर की तरफ जो है, बाहर अंदर की तरफ बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। हाइपोटोनिक है, उसमें सॉल्यूट्स कम घुले हुए हैं, पानी की परसेंटेज ज्यादा है। तो अब पानी जो होगा वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। जहां पर अंदर वाला जो सॉल्यूशन था उसमें पानी कम था और हाइपो है, हाइपो मीन्स बाहर की तरफ पानी की ज्यादा परसेंटेज है, तो पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। इस स्थिति में जो ऑस्मोसिस होगा वो एंडोऑस्मोसिस होगा। एक प्रारूप कोशिका को अगर हम किसी भी सेल को ले लेते हैं, उसका प्योर वाटर में रख देते हैं, एक प्रारूप कोशिका को प्योर वाटर या सॉल्यूशन में रख लेते हैं, तो वो एक ऑस्मोमीटर की तरह काम करती है। ऑस्मोमीटर में हम बताते हैं, जैसे परासरण की क्रिया को समझाने के लिए हम परासरण का प्रदर्शन जो है जैसे प्रैक्टिकल में करते हैं, हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप काम में लिया जाता है। आलू ले लिया, आलू को पूरा तरह से छील दिया जाता है और नीचे उसको जो उसकी गोलाई वाला क्षेत्र है उसको चाकू से काट के उसके को प्लेन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आलू में ही पिलर की सहायता से आलू के अंदर एक कैविटी बना दी जाती है और उस कैविटी में हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया जाता है और जितने लेवल तक शुगर सॉल्यूशन है उसको पॉइंट करने के लिए वहां पर एक पिन रखी जाती है। जहां हमने कैविटी बनाई है तो उस कैविटी के अंदर जो आलू का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। अब इस आलू को हम पेट्री डिश में डाल देते हैं जिसमें ऑलरेडी पानी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सेट करके हम रख देते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जल का जो वाटर शुगर का जो लेवल था, अब उस शुगर का लेवल बढ़ गया। वो क्या हुआ है, इसमें क्रिया हुई है, परासरण की क्रिया हुई है। जल जो बाहर की तरफ पेट्री डिश में जो जल रखा हुआ था, वो जल उसके आलू की जो नीचे की वॉल जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही थी, उससे पानी उस सेमी परमेबल पेट्री डिश से पानी सेमी परमेबल से होता हुआ उस कैविटी में चला जाता है, जिससे अब उसका शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। एक जैसे पिन पॉइंट पेन जो पिन हमने लगा रखी थी उससे लेवल बढ़ गया। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परासरण की क्रिया कहलाती है। तो आलू की परासरण मापी के द्वारा भी हम आलू का परासरण का प्रदर्शन करते हैं। एक प्रारूपी कोशिका को अगर प्योर वाटर या सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो भी एक ऑस्मोमीटर या परासरण मापी के समान कार्य करती है और उसमें भी जो परासरणीय जो गतियां होंगी वो उसमें उपस्थित ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, ओपी के कारण, टर्गर प्रेशर के कारण, वॉल प्रेशर के कारण और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के द्वारा होती है। जैसे एक प्रारूपी कोशिका है ये, इस कोशिका के बाहर की तरफ जो होगी ये सेल वॉल होगी। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। ये एक परमीबल मेम्ब्रेन है। पारगम्य झिल्ली है। पारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहते हैं जो कि अपने में से सभी पदार्थों को आने देती है। जैसे घर का मेन गेट होता है, मेन गेट में हम कहते हैं कि एक बार नॉक करके सब आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक पर्सनल रूम है उसमें एंट्री हमको कोई पूछ के आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी होगी और ये परमेबल मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल के बाद नेक्स्ट मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी केवल सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही ये अपने में से निकलने देती है। उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में भी वैक्यूल्स हैं, सेल वैक्यूल है। वैक्यूल्स के अंदर हमको पता है सेल सेप होता है। सेल वॉल एंड वैक्यूल के बीच में साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल वॉल और जो ये वैक्यूल है, इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है। जब सेल को प्योर वाटर में रख देते हैं, तब उस सेल को प्योर वाटर में रख दिया तो सेल जो है उस सेल में और सेल सेप के अंदर जो जल जो है वो लो डीपीटी टू हाई डीपीटी काम करेगा। जब सेल को प्योर वाटर में रखा
तो जल लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जाता है। जो प्योर है उसमें किसी भी प्रकार का सेल पारगम्य झिल्ली है, उसको किसी ने रोका नहीं, तो जल जो है इजीली बाहर से अंदर की ओर आएगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी आएगा। अब जब पानी जो है अंदर आ गया तो वैक्यूल्स जो सेल सेट, जो वैक्यूल्स के अंदर जो सेल सेट है उसमें तो कई सारे सॉल्यूट्स खुले हुए हैं, उसकी ओपी हाई होगी। उस हाई ओपी के कारण पानी जो होता है अपना हाई ओपी हो गया। और जब सामान्य अवस्था में जब सेल के अंदर सेल का टीपी जो होता है वो कम होता है, टर्बुलेंट प्रेशर जो होता है उस पर लगने वाला कम होता है, क्यों? उसका डीपीडी शुद्ध जल के डीपीडी से अधिक होता है। शुद्ध जल अंदर आ रहा है तो क्यों उसके अंदर जो उसका जो डीपीडी होगा वो शुद्ध जल से कम होगा। तो जल की गति लो डीपीडी टू हाई डीपीडी हो जाती है। तो क्योंकि बाहर वाला शुद्ध जल था और अंदर जो है वो सॉलिड्स खुले हुए हैं, तो बाहर जो होगा डीपीडी कम होगा और अंदर डीपीडी जो होगा वो ज्यादा होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। तो पानी की एंट्री बाहर से अंदर की तरफ होती जाएगी, तो सेल जो होगी वो पानी को लेती जाएगी और लेने से वो सेल जो होती है वो धीरे धीरे पानी में एंडोऑस्मोसिस के द्वारा पानी अंदर जाता रहेगा। एक ऐसी अवस्था आएगी कि अब उसका सेल पूरी तरह से उस पानी को लेके फूल जाएगी, उस सेल को हम कहेंगे टर्जिट सेल होगी। उस टर्जिट सेल में अब वो सेल क्या करेगी, अंदर से बाहर की तरफ जो होता है एक क्वेश्चन लगाएगी जिसको हम टर्नर प्रेशर कहेंगे। एक इक्विलिब्रियम के अंदर जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है तो जितना प्रेशर अंदर से बाहर लग रहा है उतना ही बाहर से अंदर भी बॉल प्रेशर बराबर होता है। तो इस स्थिति में सेल पूरी तरह से टर्जिट है और इक्विलिब्रियम हो गया, अब पानी को अंदर नहीं लेगी, जल की गति भी अब बिल्कुल नहीं होती। तो वाटर पोटेंशियल के आधार पर हम कोशिकाओं की 3 भौतिक अवस्थाओं में परासरणीय संबंध देखते हैं। जैसे कोई सेल फुली टर्जिड है, इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, डीपीडी जो होता है डिफ्यूजन प्रेशर कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्बुलेंट प्रेशर के अंतर के बराबर होता है। शुरुआत स्टेज में जैसे टर्जिड सेल टर्जिड है, फुली टर्जिड सेल है, उस स्थिति में जैसे शुरुआत में जब सेल को शुद्ध जल में रखा गया तब उसका ओपी जो होगा वो अधिक होगा, टीपी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे सेल जो है वो पानी को लेती जा रही है तो टीपी जो है बढ़ता जा रहा है और ओपी कम होता जा रहा है। अब जब सेल टर्जिट पूरी तरह से टर्जिट होगी, ऐसी स्थिति में टर्जिट अवस्था में अब टर्बुलेंट प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जा रहा है क्योंकि पानी लेता जा रहा है और टर्बुलेंट प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि सेल सेप का ओपी टीपी के बराबर हो जाएगा। ओपी बढ़ाए, ओपी धीरे धीरे घटाए और टीपी घटाए, टीपी बढ़ाए, तो एक स्थिति में ओपी टीपी के बराबर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्बुलेंट प्रेशर। इस स्थिति में डीपीडी की वैल्यू ओपी इज इक्वल टू टीपी होगी, तो डीपीडी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जब फुली टर्जिड सेल के अंदर जब डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाती है, ओपी टीपी के बराबर हो जाता है, तो अब उसके अंदर सेल अब पानी को वापस नहीं लेगी, अब उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। फ्लैक्सिड सेल में टर्बुलेंट प्रेशर जो होता है बिल्कुल नहीं है, पानी जो है वो पूरी तरह से सेल पूरी तरह से निकल गया है, सेल सुबड़ गई है, शलत हो गई है। ऐसी अवस्था में टर्बुलेंट प्रेशर कम है या बिल्कुल नील होता है, तो डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी ओपी का ओपी रहेगा और टीपी हो गया 0, तो डीपीडी किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर होगा। वाटर प्रवेश करेगा क्योंकि सेल सेप का ओपी अधिक है। अब उस स्थिति में ओपी सेल सेप का अंदर है तो पानी जो अपना वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अंदर जाता जाएगा। इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल्स है, प्लाज्मोलाइज सेल्स का मतलब होता है जब कोई जीव द्रव्य कुंचनी हो गया, सेल को किसी में ऐसे हाई ना कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल टीपी इज नेगेटिव, वहां पे टर्बुलेंट प्रेशर लगेगा नहीं, तो डीपीडी की वैल्यू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी कैसा होगा, डीपीडी की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस में आ जाएगी, तो टीपी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से ये हम 3 अवस्थाओं में हमने अध्ययन किया कि कोई भी एक प्रारूपिक कोशिका जो होती है वो एक ऑस्मोमीटर की तरह काम करती है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस को किसने खोजा, ऑस्मोसिस के लिए
सामान्य बलों का दिग्दर्शन किसने दिया? ड्यूटॉश ने दिया। और ऑस्मोमीटर का विकास किसने किया? पेफर ने किया। और अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस का महत्व क्या होता है। ऑस्मोसिस पौधों में विभिन्न जैविक क्रियाओं में ऑस्मोसिस की एक अपना इम्पोर्टेंस होती है। पौधों द्वारा मृदा में जल का अधिकांश भाग अंतःपरासरण द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। मतलब कि जितने भी प्लांट्स जो हैं वो पानी लेंगे तो मिट्टी से, सॉइल से पानी प्लांट के अंदर जा रहा है, तो वो भी पानी, जल मिट्टी में ज्यादा है तो जल जो होगा वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। एंडोऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा ही जल में जो प्लांट होते हैं वो पानी को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पौधों में अवशोषित जल का आंतरिक वितरण जैसे जाइलम में, या जाइलम से एक सेल से, जाइलम के अलावा एक सेल से दूसरे सेल में भी परासरण के द्वारा होता है। जैसे सेल ने मूल रोमों ने जल को लिया तो मूल रोम का ओपी, अंदर वाला ओपी ज्यादा था, बाहर कम था, तो पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ गया। अब यहाँ पर ओपी कम हो गया, आगे जो सेल जो है उसका ओपी ज्यादा है, तो जल अब वापस अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। तो इस तरीके से सेल जो रूट से होता हुआ आपके रूट से होता हुआ, एपिडर्मिस से होता हुआ, एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स से जाइलम और अंदर की तरफ पानी चला जाता है। तो कोशिका में आंतरिक वितरण जो होता है वो भी परासरण की क्रिया है। पौधे के विभिन्न आंतरिक भागों में भी जल का वितरण किसके द्वारा हुआ? परासरण के द्वारा हुआ। कोशिकाओं की स्थिति परासरण द्वारा ही बनी रखी जा सकती है जो जीवद्रव को सक्रिय करे। मतलब कोशिकाएं टर्जिट हैं तो टर्जिटी भी उनकी किस कारण आई है? क्योंकि उसमें एंडोऑस्मोसिस की क्रिया हुई है। उस एंडोऑस्मोसिस के कारण उनका जो जीवद्रव्य होगा वो एक्टिव होगा। तो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने के लिए स्फीति हुई, वो परासरण द्वारा हुई। तो परासरण के कारण ही कोशिका स्फीत है और स्फीति के होने के कारण कोशिका जीवित रहती है। पर्णतंतुओं की गति तथा सामान्य कार्यों के संपादन के लिए भी आवश्यक स्फीति को परासरण द्वारा ही बनाया जा सकता है। यानी रंध्र है, हमको जैसे गार्ड सेल है, गार्ड सेल को पानी ले लेगी तो पानी से वो स्फीत हो जाएगी। स्फीत होने से कारण स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ओपन होंगे तो गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो अगर उनमें स्फीति नहीं होती तो स्टोमेटा ओपनिंग नहीं होती। तो सेल की स्फीति को बनाए रखने के लिए परासरण है, और परासरण के कारण ये सब, तो परासरण के कारण ही कोशिका स्फीत होती है और स्फीत होने के कारण अपना फंक्शन करती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, उसमें ओपी उच्च होता है, तो उस कोशिका में जल की हानि को आंशिक रूप से रोका जा सकता है। तो शुष्कता प्रतिरोधी पदार्थों तथा तुषार प्रतिरोधी पदार्थों में ओपी उच्च होता है। इससे कोशिका की जल हानि को आंशिक रूप से रोका जा सकता है। तरुण तथा वृद्धिशील कोशिकाओं की वृद्धि भी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परासरण सजीव प्रणाली के अस्तित्व और निर्वाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू।